ये मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है कि आज मैं गोविंद पंसारे जी के को याद करने के लिए मुझसे बात करने के लिए कहा गया। मैं शुक्रिया अदा कर दूं श्रमिक प्रतिष्ठान का, कोल्हापुर का। मैं शुक्रिया अदा कर दूं अपने सारे उन दोस्तों का, खास तौर से कॉमरेड मेघा का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इतनी बड़ी हस्ती के ऊपर कुछ अपने विचार रखूं, उनकी याद में कुछ विचार रखूं। आज हम उनको याद करने के लिए सब जमा हुए हैं और मैं सारे उन आ, मजदूर भाइयों को लाल सलाम कहना चाहता हूं सबसे पहले, जिनकी खिदमत में इस मुल्क के बहुत लोगों ने जानें गंवाई हैं, लेकिन हमने 7 साल पहले गोविंद पंसारे जी को भी खो दिया। मुझसे आज ये कहा गया है कि मैं बात करूं जो आज के दौर में वैज्ञानिक सोच पर हमला हो रहा है। तो उसकी एक जिंदा मिसाल हैं हमारे चारों शहीद, जिनके बारे में अभी मेघा जी ने भी जिक्र किया। अगर कोई इस समाज के अंदर खड़ा होता है और वो इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ काम करता है, अगर वो ऐसी किताब लिखता है जो किताब आग की तरह से मुल्क की सारी जबानों में ट्रांसलेट होकर के शिवाजी की असल शख्सियत के बारे में लोगों को बताने लगे, अगर कोई शख्स खड़ा होता है इस देश के अंदर और सिर्फ यही नहीं कि वो साइंस का एंटी सुपरस्टिशन मूवमेंट का हिस्सा हो, बड़ा लीडर हो उसका, और वो साथ साथ टोल टैक्स के खिलाफ भी खड़ा हो जाए, तो जाहिर है कि उसके ऊपर हमला होगा ही। ये समाज आसानी से उस शख्स को बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसे शख्स को याद करने के लिए अगर बुलाया जाए तो वो बेहद इज्जत की बात होती है। मैं उसी परंपरा का हिस्सा मानता हूं। हम में से ज्यादातर लोग जो यहां जमा हैं उसी परंपरा का हिस्सा हैं, लेकिन इस परंपरा की जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो हमें यह पता लगता है कि जब से मानवता ने होश संभाला है, एक तरफ रैशनैलिटी, साइंटिफिक मेथड, खोज, सवाल पूछना और उन सवालों को के हल तलाश करने की कोशिश करते रहना, और जो कुछ हमको उन सवालों के जवाब में मिलता है उसका प्रसार प्रचार करना, लोगों से वाद विवाद करना, संवाद करना, ये परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी इसके ऊपर हमला पुराना है। हमें मालूम है कि सोक्रेटिस का नाम हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, उसको उर्दू में सुकरात कहते हैं उनके नाम को। उसको जहर इसीलिए पिलाया गया कि वो लॉजिक का फादर था। वो उस वक्त के मान्यताओं के खिलाफ खड़ा था। उसने बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट्स पैदा किए और वो प्रसार प्रचार कर रहा था उन चीजों का जो उस वक्त मान्य नहीं थी। वो उस वक्त के धर्म रिलीजन के खिलाफ खड़ा था। उससे आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि अरब वर्ल्ड में अल हसन, जो एक बड़ा साइंटिस्ट है, बड़ा नाम है उसका, जिसने पहली बार ये बात कही कि लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हमें दिखाई देता है, और हमें जो इमेजेस बनती हैं फाइनली वो दिमाग में बनती हैं। इससे पहले तक लोगों का ये ख्याल था कि आंखों से रोशनी निकलती है और उसकी वजह से हमको दिखाई देता है, और बूढ़े हो जाते हैं तो वो रोशनी कम हो जाती है। ये आदमी पहला आदमी था जिसने के साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन दी है, हम ये मानते हैं।
आज की खोज ये मानती है। इसको जाहिर है कि उस वक्त के खलीफा के खिलाफ खड़ा होना पड़ा, और न सिर्फ ये के खिलाफ खड़ा होना पड़ा, जान की इतनी परेशानी हो गई कि इस बड़े साइंटिस्ट को उस वक्त अपने को पागल घोषित करके छुपना पड़ा। और वही पीरियड है जब वो पागल होकर के छुप करके अपना काम कर रहा था, तो उसने बेहतरीन किताबें लिखी। आज भी हम तक उसकी 45 किताबें पहुंची हैं और मौजूद हैं। इसी तरह से हम अब देखते हैं कि अलबरूनी हिंदुस्तान आता है, जो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है उस वक्त का, यहां पर मैथमेटिक्स ढूंढने की तलाश करने की कोशिश करता है। उसकी जिंदगी भी हमें हिंदुस्तान के बारे में उस वक्त के सबसे ज्यादा जो पता लगता है वो अलबरूनी से पता लगता है। और उसकी जिंदगी में भी लगातार स्ट्रगल चलता रहा, एक जगह से दूसरी जगह उसे दरबदर होने लगा। मैं ये एग्जाम्पल्स इसलिए ले रहा हूं कि अलग अलग सभ्यताओं में, हमें चीन में भी दिखाई देता है कि उन सभ्यताओं के अंदर भी जो लोग रैशनैलिटी के साथ खड़े थे, उनके ऊपर हमेशा हमले होते रहे। हम देखते हैं कि कोपरनिकस अपनी ही बातों से इतना डर जाता है, अपनी ही खोज से इतना डर जाता है कि वो अपनी किताब लिखने से मजबूर हो जाता है, बिल्कुल। और वो लगातार अपने स्टूडेंट को ये कहता रहता है कि मैं किताब नहीं छापना चाहता। आखिरकार वो किताब छपती है और वो बिल्कुल बिस्तर पर है, मरने वाला है, तब वो किताब आती है। इस किताब ने हिला दिया, और इस किताब को शुरुआत के पीरियड में चर्च ये नहीं समझ पाता कि ये कितनी घातक है, लेकिन बहुत जल्दी इस किताब को बैन कर दिया जाता है। इसके पढ़ने के ऊपर भी बैन लगा दिया जाता है, और जो लोग पढ़ते हैं उनको दंडित किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ब्रूनो दिखाई देता है, जिसको ये कहने के ऊपर कि तारे और सूरज एक ही चीज हैं, सूरज करीब है, तारे दूर हैं, और वो हीलियोसेंट्रिक थियोरी में यकीन करता है, अर्थ के रेवोल्यूशन की, उसे इस बात के कहने के ऊपर जला दिया जाता है। वो जाहिर है कि उसकी टक्कर उस वक्त के रिलीजन के साथ भी है, और सीधी टक्कर है उसकी रिलीजन के साथ, जिसके ऊपर उसके अपने ख्यालात हैं। गलीलियो की कहानी से हम सब वाकिफ हैं, इसलिए मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन क्या ये सिर्फ यूरोप में हो रहा था? क्या ये सिर्फ अरब वर्ल्ड में हो रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में चारवाक फिलॉसफी की बारे में हमें सिर्फ सेकेंडरी सोर्सेस से पता लगता है। तो क्या ऐसी बात है चारवाक के अंदर के और फिलोसफीज हमको प्राइमरी सोर्सेस से भी पता लग जाती हैं, पर चारवाक की फिलोसफी सिर्फ कमेंट्रीज से ही पता लगती है, बुद्धिस्ट कमेंट्री से पता लगती हैं, या और जो फिलोसफीज हैं उनमें कमेंट मौजूद हैं, और वो भी उनके खिलाफ खड़े होने वालों की तरफ से हमें पता लगता है कि चारवाक की फिलोसफी इस देश के अंदर कितनी जड़ें पकड़े हुए थी। तो ये जो रस्साकशी है हमें अपने यहां भी एंशियंट इंडिया में दिखाई देती है। हमें बाद में आते आते जाहिर है कि बुद्धिज्म के ऊपर जो अटैक हुए वो तो अलग ही थे, लेकिन वो अंदर से भी थे और बाहर से भी थे। जो बाद में शक्ल निकली बुद्ध मत की, उसमें भी जो रैशनैलिटी थी उसको कम से कम तर करने की कोशिश की जाती रही। हमें मालूम है कि बहुत मशहूर कोटेशन है जिसमें बुद्धा ये कहते हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि तुम्हारे बड़ों ने कहा है, किसी बात को इसलिए नहीं मानो कि वो प्रचलित है, किसी बात को इसलिए नहीं मानो कि कहीं पढ़ी है तुमने। जब तक तुम्हारी समझ में ना आए, जब तक तुम उस पर विचार ना कर लो पूरी तरह से, तब तक उस बात को मत मानो। और एक बार विचार करके मान लो तो फिर उस चीज को मानवता के भलाई के लिए इस्तेमाल करो। हमें ये दिखाई देता है कि जब रिलीजन एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ले लेता है तो फिर ऐसी चीजें सिर्फ ऑर्नामेंटल हो जाती हैं, उनके ऊपर अंदर से भी हमला शुरू हो जाता है। हमें यह भी मालूम है कि आर्यभट्ट ने जब कहा कि राहु केतु कुछ नहीं होते हैं, तो उसके ऊपर भी इसी तरह का हमला हुआ, और उसकी किताबें भी
हमें सिर्फ सेकेंडरी सोर्सेज से पता लगती हैं, आर्यभट्ट के अलावा, जो हमारे पास पूरी इंटैक्ट किताब है, बाकी के ऊपर कमेंट्रीज से ही पता लगता है। मैं सिर्फ इतनी बात शुरू में कहना चाहता था और इस्टेब्लिश करना चाहता था कि ये जो दोनों का टकराव है, ये जो रस्साकशी है, इन दोनों तरह की विचारधाराओं में, एक तरफ इंसान की जिज्ञासा, उसकी खोज, उसका सवाल पूछना और जवाब तलाश करना है, तो दूसरी तरफ स्टैब्लिश किए हुए ख्यालों को के ऊपर इन्हें हमला समझा गया और हर हमले का जवाब तरह तरह से दिया गया। उसमें ब्रूनो को जलाना भी हो सकता है और किसी को मारना और उसका बहिष्कार करना भी हो सकता है। ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और अंग्रेजों के जमाने में आते हैं, और जब रेनेसां का पीरियड यूरोप में चल रहा है और उसका असर, और खास तौर से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का असर है, वो दुनिया भर के देशों के ऊपर, सभ्यताओं के ऊपर पड़ना शुरू होता है, तो वो विचार जो कहीं ना कहीं इन सभ्यताओं में दबे हुए थे, वो एक बार फिर लौट करके हमारे पास आना शुरू होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये विचार नहीं थे। जो रैशनैलिटी के थे, जो साइंटिफिक मेथड के थे, जो क्वेश्चनिंग के थे, वो हमारे यहाँ नहीं थे, या किसी भी सभ्यता में ऐसा नहीं है कि नहीं थे, क्योंकि सभ्यताएं आगे बढ़ ही नहीं सकती थी अगर उनके अंदर रैशनैलिटी और साइंटिफिक क्वेस्ट अंदर ना होती। तो ये जब आना शुरू होते हैं तो हम एक ऐसे दौर में घुसते हैं जिसमें ये विचार तेजी से जड़ पकड़ना दोबारा से शुरू करते हैं। हमारे देश के अंदर ये डिबेट लगभग 2 सदी पुरानी है ही, जो मॉडर्न साइंस के नाम से शुरू होती है। जब ये विचार आने शुरू होते हैं तो फिर हमारे यहाँ धीरे 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 एक साइंटिफिक कम्युनिटी, एक रैशनलिस्ट की कम्युनिटी पैदा होना शुरू होती है, और ये छोटे छोटे ग्रुप्स में सारे हिंदुस्तान में फैली हुई है। ये एलीट लोग हैं, जाहिर है कि जो पढ़ सकते हैं, जो उन विचारों को ग्रहण कर सकते हैं, जिन तक वो किताबें पहुंच रही हैं, उन तक ये विचार पहुंच रहे हैं और वो हिंदुस्तान में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले वही हुआ जिस तरह से यूरोप में हुआ है कि साइंस और साइंटिफिक लेक्चर्स जो हैं वो एलीट या जो जो समृद्ध लोग समाज के अंदर थे, जिनके पास पैसे थे, जो पढ़ लिख सकते थे, सबसे पहले उनके साथ ये संवाद शुरू होता है, उनके बीच में संवाद शुरू होता है। वही प्रोसेस हमें हिंदुस्तान में दिखाई देता है। लेकिन बहुत जल्दी ये उस स्ट्रगल का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है जिसको हम आजादी के संग्राम के नाम से जानते हैं। स्वतंत्रता संग्राम का इसके साथ बहुत गहरा रिश्ता पैदा होना शुरू हो जाता है। इसमें हमें बहुत सारे लोगों के नाम पता हैं, जिसमें एक साइंटिस्टों की पूरी गैलेक्सी मौजूद है, जिसमें साइंटिस्टों की एक आकाश गंगा मौजूद है। लगातार वो लोग एक तरफ साइंस कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो मॉडर्न रैशनलिस्ट विचारधारा है उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि समाज के अंदर भी बदलाव आए। और हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम का मेन स्ट्रीम है, खासतौर से लेफ्ट का जो स्ट्रीम है, वो इन विचारों को पूरी तरह से ग्रहण करके अपने को एक व्हीकल या अपने को एक चैनल बना लेता है, इन विचारों को पॉलिटिकल स्ट्रगल के साथ मिक्स करके लोगों तक पहुंचाने के लिए। हम देखते हैं कि उस वक्त राजा राम मोहन राय जैसा आदमी खड़ा होता है और वो ये कहता है कि संस्कृत का सिस्टम एजुकेशन के लिए हमारी बहुत खराब होगा, क्योंकि ये अंधकार फैलाने जैसा होगा, और इसलिए जरूरत इस बात की है कि मॉडर्न लैंग्वेजेस में, वो अंग्रेजी के बहुत साथ खड़े थे इंग्लिश एजुकेशन के, लेकिन वो इंग्लिश एजुकेशन क्यों चाहते थे? इसलिए चाहते थे कि वो कहते हैं कि embarrassing mathematics, natural philosophy, chemistry and astronomy with other useful sciences should be undertaken as a major project by the British government.
तो ये एक तरफ जो टकराव हो रहा है, उसमें राजा राम मोहन राय जैसे लोग जो अंधविश्वास हैं समाज के अंदर, एक तरफ उनके साथ इनका झगड़ा है, एक तरफ ये उसके खिलाफ, सती के खिलाफ खड़े हैं, बाल विवाह के खिलाफ खड़े हैं, और दूसरी तरफ ये साइंस की एजुकेशन और साइंस के ख्यालात लोगों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, और इनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चीजों को मिला करके एक साथ आगे बढ़ाने की, एक साथ बेहतर हिंदुस्तान बनाने की, एक साथ बेहतर समाज बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमें राजेंद्र लाल मित्रा दिखाई देते हैं, जो ये कहते हैं कि, लेट मी रीड इट इन इंग्लिश, बिलीव दैट इन स्पिरिट ऑफ साइंस वी ग्राउंडेड इन अ वंडरफुल सेंस ऑफ हिस्ट्री एंड सोशल एवोल्यूशन, रिजेक्टिंग द डोमिनेंट सोशल बिलीव्स, ही वुड इंस्टेड लुक इनटू हिस्टोरिकल टेक्स्ट फॉर द ट्रूथ। ये जो चीज है, ये अपोज्ड चाइल्ड मैरिज वेहेमेंटली, एंड ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सर्टन थिंग्स, वेरी सिंपल थिंग्स, कि भाई अगर आप पूजा पाठ करें और बीज डालें खेत के अंदर तो 10 किलो अनाज पैदा होगा, मैं उनको पैराफ्रेज कर रहा हूं, और अगर आप पूजा पाठ ना करें तब भी 10 किलो अनाज पैदा होगा, जिसका मतलब ये है कि पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं। ये लोग जो है, इनके ऊपर उसी तरह से अटैक हो रहा है, क्योंकि समाज अभी बहुत पिछड़ा हुआ है, उसके अंदर भ्रांतियां हैं, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद है जो स्ट्रक्चर टूटने को तैयार नहीं है। हमें पीसी रे दिखाई देते हैं। पीसी रे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, और वो ये कहते हैं, ये उनकी दुविधा है, जो अपने दिल की बात वो लिख रहे हैं एक उसमें, कि मैं पिछले 30-40 साल से पढ़ा रहा हूं बच्चों को, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, के इक्लिप्स क्या होता है। वो सारे बच्चे सर हिलाते हैं क्लास में, जैसे मेरी बात पूरी तरह से समझ गए, वो मेरी बात को पूरी तरह से मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रहण लगता है और ढोल बजना शुरू होता है, वो फौरन पूजा पाठ में लग जाते हैं, और खाना जो होता है उसे फेंक देते हैं। ये उनके दिल का दर्द है, कि एक तरफ वो बच्चे जो क्लास में जिन्हें पढ़ा रहे हैं, वो उनकी बात मान रहे हैं, रैशनैलिटी की तरफ जा रहे हैं, वो उनको चैलेंज नहीं कर रहे क्लास में कि ये पॉसिबल नहीं है, राहु केतु ही वाला मामला है, ये आप जो बता रहे हैं ये गलत है, ये शैडो नहीं पड़ती है। और दूसरी तरफ जैसे ही शुरुआत होती है ग्रहण की, वैसे ही वो पुरानी मान्यताओं में चले जाते हैं। ये जो डिबेट पूरी चल रही, उसका सबसे बड़ा वेहिकल, जैसा मैंने कहा, कि हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है, और इसी के अंदर ऑपोजिशन भी मौजूद है। ये अजीब बात है, और मैं ये सवाल अपने से लगातार करता रहा कि एक आदमी, एक शख्स जो पॉलिटिकल लीडर है, और गांधी के बाद इस देश का सबसे अहम पॉलिटिकल लीडर है, वो जेल में है, किताब लिख रहा है, और वहां वो पहली बार हिंदुस्तान में साइंटिफिक टेम्पर, जिसे हम हिंदी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं, उसकी बात करता है। तो क्या बात है, ये साइंटिफिक टेम्पर का कॉन्सेप्ट और साइंटिफिक टेम्पर की परिभाषा या डेफिनेशन जो है, वो एक पॉलिटिकल लीडर दे रहा है। ये बात सही है कि उसने इंग्लैंड में ट्राइपॉस किया है, जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा है उसने, लेकिन उसे छोड़े हुए बहुत जमाना हो चुका। वो पूरी तरह से आउट एंड आउट एक पॉलिटिकल लीडर है। वो हिस्ट्री की किताब लिख रहा है, वो बेहतरीन किताब है, ये अलग बात है, लेकिन क्या बात है कि साइंटिस्ट के बजाय ये डेफिनेशन जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर से आ रही है। और वो किस तरह से इसको डिफाइन कर रहा है, वो डिफाइन कर रहा है कि ये साइंस का तरीक़ेकार है, कार्यशैली है।
ये साइंस की कार्यशैली है जो बहादुर मगर आलोचनात्मक है। ये तलाश है सच की और नए इल्म की। ये रवैया है किसी चीज को तब तक न मानने का जब तक उसे परख ना लिया जाए। ये नए सबूत की रोशनी में मान्यताओं को, पुरानी मान्यताओं को बदलने की सलाहियत है। ये किसी पुरानी थ्योरी के बजाय परखे हुए सच पर भरोसा करने की आदत है। ये सोच को अनुशासन में रखने की सलाहियत है। इससे बेहतर डेफिनेशन अभी तक साइंटिफिक टेम्पर की मुझे नहीं मिली है। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार साइंटिफिक टेम्पर के बारे में बात करते हैं और एक अलग बहुत खूबसूरत डेफिनेशन देते हैं इसकी कि ये साइंटिफिक टेम्पर इज द टेम्पर ऑफ अ फ्री मैन। यानी अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तभी आप आजाद हो सकते हैं, और अगर आप आजाद हैं तभी आपका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो सकता है। वो एक और जगह कहते हैं कि ये साइंटिफिक मेथड को, यानी वैज्ञानिक तरीक़ेकार को, चार दीवारी के बाहर इस्तेमाल करना है। ये जो तीन चार डेफिनेशन है ये एक पॉलिटिकल लीडर से आ रही। क्यों? ये सवाल, जैसा मैंने कहा, मेरे जहन में बहुत जमाने तक चकराता रहा। इसका मुझे सिर्फ एक ही जवाब मालूम है। शायद आप में से और लोग चर्चा के दौरान और जवाब तलाश कर पाए, लेकिन मुझे लगता है कि साइंटिफिक टेम्पर का प्रोजेक्ट एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट नहीं है, खाली साइंटिफिक प्रोजेक्ट नहीं है। जाहिर है कि इसमें साइंस की लॉज की, इंफॉर्मेशन की, टेनेट्स की, सब चीजों की खोज की, सवालों की, तरीके की, इन सब की जरूरत है। लेकिन ये एक कल्चरल और पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। किसी भी समाज के अंदर साइंटिफिक टेम्पर का प्रोजेक्ट सिर्फ साइंस का प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। वो असल में प्रोजेक्ट है पॉलिटिकल भी और कल्चरल भी। मैं जब ये बात कह रहा हूं तो इस जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जाहिर है कि किसी भी समाज में किसी भी आइडिया को, वो साइंटिफिक आइडिया हो या कोई और आइडिया हो, विचार को ज्यादातर लोगों तक पहुंचने में, ज्यादातर लोगों के ग्रहण करने में, उनके कल्चर के एक्सेप्टेंस के बिना, जब तक कल्चर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अपने अंदर समाने की कोशिश नहीं कर रहा है, तब तक वो विचार आम जनता का आदमी ग्रहण नहीं कर सकता। क्लास के अंदर कर सकता है। और इसीलिए जो पीसी रे का कमेंट है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चे क्लास में पढ़ते तो हैं, लेकिन कल्चरली जैसे ही उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो खाना छोड़ दें, वो ग्रहण में, पूजा पाठ में लग जाएं, तो वो उसमें लग जाते हैं। तो जब तक कल्चरली एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब तक कोई साइंटिफिक विचार जो है लोगों तक नहीं पहुंच सकता। और इसी तरह से जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस किसी मुल्क की, किसी समाज की, किसी देश की इस काम के साथ खड़ी नहीं होंगी, तब भी ये प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा। ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता है। अब अगर ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है और ये कल्चरल प्रोजेक्ट है, तो दोनों तरफ से इसका ऑपोजिशन भी जरूरी है। वो आएगा ही आएगा। आज के समाज में दोनों तरह का रेजिस्टेंस पैदा होगा और इस रेजिस्टेंस को हम लगातार देखते रहे। हमें ये मालूम है कि जो कल्चरल रेजिस्टेंस है, और फिर से मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूं, जो बात पीसी रे कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है
कि वो बच्चे रेजिस्ट नहीं करते हैं। जब टीसीरे पढ़ा रहे हैं क्लास में तो उनको मारने के लिए नहीं खड़े हो जाते, वो उनके ऊपर चीखना नहीं शुरू कर देते, वो चिल्लाते नहीं है, ये शिकायत नहीं की उन्होंने। क्यों? इसलिए कि अगर खाली कल्चरल रेजिस्टेंस है तो उसमें वाद की गुंजाइश रहती, एक्सेप्ट ना भी करे तब भी वो समझने के लिए तैयार है। लेकिन जब ये ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल रेजिस्टेंस बनता है तो ये अटैक में बदल जाता है। मैं इस बात के ऊपर लौट करके फिर से आऊंगा, उससे पहले मैं आजाद हिंदुस्तान में क्या हुआ उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लूं। आजाद हिंदुस्तान में नेहरू की यह किताब 1946 में छपती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 10-12 पेज हैं जो साइंटिफिक टेम्पर को डिवोटेड है। हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे ही हमारा संविधान शक्ल लेना शुरू करता है, और मैं समझता हूं कि संविधान की रूह के अंदर साइंटिफिक टेम्पर शामिल है। संविधान का जो ढांचा है उसके अंदर साइंटिफिक टेम्पर शामिल है। उसमें बहुत सारी कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आज भी वो बेहतरीन संविधानों में से एक है जो बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई में बना। इसे क्यों एक्सेप्ट कर लिया उन लोगों ने जो उस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे? क्या वो सब साइंटिफिकली टेम्पर्ड थे? सबके बारे में नहीं पता, लेकिन कुछ के बारे में जरूर पता है कि वो घोर रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे, वो कास्टिस्ट थे, वो एंटी साइंस थे, वो एंटी डेवलपमेंट थे, ये सब कुछ थे। उसके बावजूद उन्होंने साइन किए। बड़ा सवाल ये उठता है क्यों? वो रेजिस्टेंस जो बिल्ड हो रहा था, जो हिंदू मुस्लिम और बाकी धर्मों के भी रूढ़िवादी लोग मौजूद थे इस देश के अंदर, उन्होंने साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ एक मुहिम क्यों नहीं चलाई? उन्होंने इस संविधान के खिलाफ जो बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई में बना क्यों मुहिम नहीं चलाई? मुझे इसका जवाब सिर्फ यही लगता है कि इसकी दो खास वजह थी। एक वजह तो ये थी कि ऐसी सारी शक्तियां, क्योंकि उनमें से बहुत सारों ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं था फ्रीडम मूवमेंट में, इसलिए वो अलग थी। लेकिन सिर्फ ये बात नहीं है, कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा तबका था जो साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ था, जो घर के अंदर मर्द औरत की बराबरी के भी खिलाफ था। आज भी है, सिर्फ तभी नहीं। तो इन लोगों ने इसलिए एक्सेप्ट किया कि नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी वगैरह वगैरह इंटेलेक्चुअली इनके मुकाबले में बहुत बड़े थे। उन्होंने आजादी के लिए जो कुर्बानियां दी थी वो इन लोगों के कुर्बानियों से बड़ी कुर्बानियां थी, और उन्हें ये मालूम था, और उन्हें जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था उसकी वजह से वो इन लोगों के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकते। और दूसरी वजह एक और भी थी जो कहीं ज्यादा बड़ी वजह थी। एक ऐसा समाज जो तबकों में, जातों में, बोलियों में बटा हुआ था, और वहां एक बहुत ही वेल ऑयल्ड ऑपरेसिव स्ट्रक्चर, एक दमनकारी ढांचा सदियों से चला आ रहा था। वो मजदूरों का दमन करते थे, वो किसानों का दमन करते थे, वो नीची जाति का, जिन्हें नीची जाति कहा जाता, उनका दमन करते थे। ये ढांचा बड़ा मजबूत ढांचा था, इस पे इन्हें पूरा यकीन था। गांधी हो, अंबेडकर हो, नेहरू हो, पटेल हो, आजाद हो, इन्हें कहने दो जो कह, इन्हें लिखने दो इस संविधान के अंदर जो लिखना चाहते हैं, पर नाला वहीं बहेगा। जो देश है, जो समाज है, वो जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलेगा। इस ढांचे के ऊपर कोई प्रहार नहीं कर सकता, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। ये इन्हें पूरी तरह से यकीन था। पर आने वाले हिंदुस्तान में लोग उठे, नौजवान नस्लें उठी, और इसी संविधान की वजह से
जिसको 1976 में, जिसमें एक अमेंडमेंट के साथ साइंटिफिक टेम्पर को ड्यूटी करार दिया गया, उसी को लेकर के लोगों ने बदलाव की तरफ कदम उठाने शुरू किए। जब जब परेशानी आई, खासतौर से साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन जब प्रेजेंट किया गया और नेहरू खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं इसका हर लफ्ज पढ़ने जा रहा हूं, तो ऑपोजिशन ने नेहरू से कहा कि आप पहले क्यों नहीं लेकर के आए? अगर पहले लेकर के आए होते तो फिर इस देश के रोलिंग प्लान्स जो हैं, 5 ईयर रोलिंग प्लान्स, वो फेल नहीं। नॉर्मली ऑपोजिशन जब भी कुछ प्रेजेंट किया जाता है तो उसमें चीर फाड़ करता है। ये एक अद्भुत रेजोल्यूशन था, दुनिया में पहली बार पेश किया गया था किसी पार्लियामेंट के अंदर, और इस अद्भुत रेजोल्यूशन को बजाय रिजेक्ट करने के, इसकी चीरफाड़ करने के, ऑपोजिशन उठा और उसने ये कहा कि आप पहले लेकर के आना चाहिए था। तो देश के अंदर एक कंसेंसस था। ये कंसेंसस 70 की दहाई के आखिरी हिस्से में और 80 में टूटना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर इंटेलेक्चुअली प्रहार पहली बार शुरू होता है। बहुत सारे लोग जो साइंटिफिक टेम्पर स्टेटमेंट है उसके खिलाफ लिखना शुरू करते हैं लगातार। याद रखिए, यही पीरियड है जब पहली बार देश के अंदर बाबा अपने पैर जमाना शुरू करते हैं। उन्हें यह मालूम है कि इस देश के अंदर भ्रांतियां बहुत हैं, उनको मॉडर्न रूप देने के लिए ये मॉडर्न बाबा खड़े होना शुरू होते हैं, और धीरे धीरे इन बाबाओं की के मठ जमीनों पर कब्जा करके जगह जगह मजबूत होते जाते हैं, और इतने मजबूत हो जाते हैं कि आज के दौर में इनके टर्नओवर, और ये शुरुआत के 10 बाबाओं को अगर आप ले लीजिए तो किसी भी बड़ी फैक्ट्री से, किसी भी बड़े अनुसंधान से, इंक्लूडिंग इसरो और एटॉमिक एनर्जी से, इनके पास कहीं ज्यादा बड़ी ताकत मौजूद है। इनका टर्नओवर जो है वो कहीं ज्यादा है उन जगहों से। ये क्या चीज परोस रहे हैं? ये परोस रहे हैं इस मुल्क के अंदर भ्रांतियां, मिथ्स और सुपरस्टिशंस, और ये मजबूत होते चले जा रहे हैं। लेकिन ये अभी भी बाबा हैं, ये टक्कर लेने की पोजीशन में नहीं है। 92 में बाबरी मस्जिद का गिरना एक बहुत बड़ी बात है इस देश के लिए। यहां पहली बार पता लगता है कि पॉलिटिकल फोर्सेस कितनी मजबूती के साथ साइंस के ऊपर हमला कर सकती। बाबरी मस्जिद गिर गई, वो कम्युनल मुद्दा था, लेकिन ये कि जो मोस्ट रैपिड सेक्शन है सोसाइटी का, वो पूरी तरह से अब ऑर्गेनाइज्ड है, और वो किसी पर भी हमला कर सकता है, साइंस के ऊपर भी हमला कर सकता है। ये जब शुरुआत होती है तो सिर्फ कल्चरल रेजिस्टेंस से, जिसको कोशिश ये थी कि जन विज्ञान जत्था के द्वारा उस कल्चरल रेजिस्टेंस के खिलाफ हम खड़े होकर के कोशिश करें कि साइंस का विस्तार, आइडियाज का विस्तार हो, साइंटिफिक दृष्टिकोण का विस्तार हो। दूसरी तरफ पहली बार उन्हें कॉन्फिडेंस आता है इस देश के अंदर कि नहीं, हमला किया जा सकता है, और तब जगह जगह ऑर्गेनाइज्ड हमले शुरू होते हैं उन लोगों के ऊपर जो विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, साइंटिफिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 2014 एक बहुत बड़ा, मेरे पास कम वक्त बचा है, अगले 5 मिनट में मुझे शायद उसके हिसाब से वाइंड अप करना है, तो मैं जल्दी से अपनी बात कह के खत्म करना चाहता हूं। इस बीच में 2014 के बाद, खास तौर से जब देश का प्राइम मिनिस्टर उठ करके ये कहता है कि गणेश जी प्लास्टिक सर्जरी का प्रमाण है, हमारे देश में करण जो है वो साइंटिफिक डेवलपमेंट का प्रूफ है, या जब वो कहता है कि गैस
से, नाले की गैस से चाय बनाई जा सकती है, तो ज्यादातर लोगों के चेहरे के ऊपर हंसी आ जाती है, मुस्कुरा। मैं हर बार सहम जाता हूं दो वजहों से। एक तरफ तो ये कि जिन लोगों के बीच में वो ये बात कह रहे होते हैं, या बच्चों के बीच में वो ये बात कह रहे होते हैं कि लोग बूढ़े हो जाते हैं इसलिए सर्दी और गर्मी ज्यादा लगने लगती है उनको, वो सर्दी नहीं कह पाते हैं, सर्दी ही कहते हैं उसको, तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही, तो मैं सहम जाता हूं। क्योंकि वहां कोई खड़े होकर के उनकी उंगली उठा करके ये कहने वाला नहीं है कि तुम गलत कह रहे हो। तालियां बजती इन चीजों के ऊपर। और दूसरी सहमने की बात यह है कि ये कोई नाइव या किसी भोले या अनपढ़ आदमी के स्टेटमेंट उस तरह से नहीं है। वो अनपढ़ है, 10वां पास है, ये अलग बात है, लेकिन ये अनपढ़ आदमी के, एक पॉलिटिकल लीडर के, प्राइम मिनिस्टर के, जो दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र का प्राइम मिनिस्टर है, वो ये स्टेटमेंट दे रहा है। और क्योंकि वो ये स्टेटमेंट दे रहा है तो उसके रिपरकशंस होते हैं देश के अंदर। उसके एमपीज को छूट मिल जाती है कि वो इस तरह की बातें कर सके, वो भ्रांतियां फैला सके। डिपार्टमेंट्स को ये सिग्नल जाता है कि तुम अब साइंस खाली नहीं करोगे, बल्कि सूडो साइंस अब आम हो जाएगी। अब तुम सूडो साइंस खुल करके कर सकते हो। हिस्ट्री के ऊपर प्रहार है, वो कोई हिस्टोरियन बता सकता है। मुझे ये मालूम है कि आईआईटी दिल्ली के अंदर पांचगव्य के ऊपर रिसर्च शुरू होती है। मुझे ये मालूम है कि आईआईटी खड़गपुर में एक कैलेंडर बनाया जाता है जो पूरे देश को बदनाम करने के लिए काफी है, जो ये कह रहा है कि आर्यंस किस तरह से इस देश से ही पैदा हुए हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से और जगह गए। आईआईटी खड़गपुर में वास्तुशास्त्र का कोर्स शुरू हो जाता है। आईआईटी मंडी में जब डायरेक्टर आता है तो वो कहता है कि मैं भूत भगाने की प्रक्रिया जानता हूं और मैंने बहुतों के भूत भगाए उनके ऊपर से। हमें मालूम है कि राम सेतु के ऊपर किस तरह से रिसर्च प्रोजेक्ट दिया जाता है। हमें मालूम है कि संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए किस तरह से प्रोजेक्ट दिया जाता है। हमें मालूम है कि सरस्वती ढूंढने, इतना कम पैसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिसर्च के लिए दिया जाता है, वो पैसा डाइवर्ट किया जा रहा है अब सूडो साइंस के लिए। पर इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, आप 5 साल के लिए सूडो साइंस को दे दीजिए, उससे क्या नुकसान होगा? नहीं, हम जो साइंटिफिक कल्चर है इस देश का उसको बर्बाद कर रहे हैं। ये कोई मासूम बातें नहीं है, ये कोई नाइव चीजें नहीं है जो की जा रही हैं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत की जा रही है। और नतीजा ये होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाता है जिसका नाम है साइंटिफिक वैलिडेशन एंड रिसर्च ऑन पांचगव्य। इसके अंदर डीबीटी, सीएसआईआर, आईटी दिल्ली, एमएनआरई, मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल एंड अल्टरनेटिव रिसोर्सेज की जो मिनिस्ट्री है वो, आईसीएआर, आईसीएमआर जैसी सारी संस्थाएं शामिल हैं। क्या कह रही है ये कमेटी? का नाम क्या है, जरा गौर कीजिए, साइंटिफिक वैलिडेशन एंड रिसर्च ऑन पांचगव्य। अगर आपने कमेटी ही वैलिडेशन के लिए बनाई तो फिर साइंस क्या है? नाम ही कमेटी का वैलिडेशन। किस चीज का वैलिडेशन? पांचगव्य के जो अच्छाइयां हैं, हमें साइंटिफिकली नहीं मालूम पांचगव्य के बारे में, उसका वैलिडेशन करना है। आपने कंक्लूजन पहले ही दे दिया कि ये बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो आज तक पता नहीं लगी। कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है हमारे देश की साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए। हमारा इतिहास, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स करने का इतिहास लंबा इतिहास है। हमारे देश के हर कोने के ऊपर यूरिन टेस्ट वगैरह वगैरह सारे टेस्ट करने की मशीनें लगी हुई हैं। और कहीं से कोई उठ करके कह रहा है, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह रहा है कि पांचगव्य के ऊपर हमें पता नहीं। कमाल की बात है। आपको शक था, आप काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज आपने बनाई थी, उसको दे देते एक प्रोजेक्ट, वो करते रहते कोने में। आप सारे के सारे साइंटिफिक अनुसंधानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक आखिरी सवाल
इससे पहले कि मैं ये बात कहूं कि अगर आज हमने साइंटिफिक स्ट्रक्चर को, साइंटिफिक कल्चर को इस देश के बर्बाद किया, तो हमें जो कुछ हमने फैसले 50s और 60s में लिए थे और इम्प्लीमेंट किए थे, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन भी शामिल है, एटॉमिक एनर्जी भी शामिल है, जिसमें इसरो भी शामिल है, उसका फल हमें लगभग 40-50 साल बाद मिला है। और आज हम दुनिया के साथ, हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी कंधे से कंधा मिला करके खड़ी। अगर आज उसके ऊपर हमला हो रहा है, अगर आज उसको पीछे की तरफ धकेला जा रहा है, तो इसके परिणाम अगले 30-40 साल तक हमारी नई नस्लें भुगतेंगी। ये भयानक सिचुएशन है, और इस भयानक सिचुएशन के पैदा करने के लिए अवाम के अंदर साइंटिफिक टेम्पर को जूतों के तले रौंदना जरूरी था। चीफ मिनिस्टर का कहीं बैठे हुए ये कहना जरूरी था कि हमारे देश में पुरातत्व काल में टेलीविजन था, और अगर टेलीविजन था तो सैटेलाइट था, और सैटेलाइट था तो रॉकेट था, और अगर रॉकेट था तो मिसाइल्स थे, और अगर मिसाइल्स थे तो एटॉमिक बॉम्ब्स थे, वगैरह वगैरह। या किसी का कहना कि सीता जी हैं वो टेस्ट ट्यूब बेबी, या किसी और जज का ये कहना कि मोर जो है वो रिप्रोक्रिएशन जो है वो आंसुओं से करता है, या एक एमपी का कहना कि गाय के ऊपर इस तरह से हाथ फेरोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इस तरह से फेरो तो कम होगा। ये सब कुछ जरूरी था ताकि एक मिनिस्टर ये कह पाए कि मुझे डार्विनिज्म पे यकीन नहीं है, क्योंकि ना मैंने ना मेरे पूर्वजों ने बंदर को आदमी बनते नहीं देखा। ये सब जरूरी था। समाज के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करना जरूरी था जिसमें कि आप अनुसंधानों तक को बर्बाद कर सकें। और ऐसे में उन बड़े 4 लोगों को, जिन्हें हम अपना शहीद कहते हैं, जिन्हें हम उस परंपरा से जोड़ते हैं जो सुकरात की परंपरा है, जिन्हें हम उस परंपरा से जोड़ते हैं जो कॉपरनिकस की परंपरा है, आर्यभट्टा की परंपरा है, उनको कत्ल करना जरूरी था। क्यों? इसलिए कि वो कहीं पावर बैलेंस के ऊपर हमला कर रहे थे। उनकी साइंस, उनकी साइंटिफिक टेम्पर, वो जो सदियों का पावर बैलेंस है, वो जो ढांचा है, जो दमनकारी ढांचा है, जिसके बारे में ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस था उस वक्त के नेताओं को, जो रूढ़िवादी विचारधारा रखने के बावजूद संविधान के ऊपर दस्तखत कर रहे थे, वो कॉन्फिडेंस टूटने लगा है। इसलिए कि दाभोलकर, प्रोफेसर कलबुर्गी, कॉमरेड पंसारे और गौरी लंकेश जैसे लोग हमला कर रहे थे। ये पावर बैलेंस चरमरा रहा था, और इसलिए इसका जवाब ऑर्गेनाइज तरीके से हमला करके ही दिया जा सकता था, जान लेकर के ही दिया जा सकता था। मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं इस शेर से जो अभी मैंने सुना है और बहुत खूबसूरत है। सुकरात सोक्रेटिस को उर्दू में कहते हैं, और उसे प्याले में जहर दिया गया था क्योंकि उसके विचारों के साथ टकराव था बहुत बड़ा। उससे उसके दोस्तों ने कहा था कि तुम भाग जाओ यहां से अब जान बचाकर। उसने कहा था कि अगर मैं भाग जाऊंगा तो लोग कहेंगे मैं डर गया, और फिर मैं फिलोसोफर नहीं रह पाऊंगा। अगर मैं फिलोसोफर हूं, अगर मुझे अपने विचारों पर यकीन है, तो मैं ये जहर पी लूंगा
जाऊंगा नहीं जान बचाने के लिए। ये अभी बहुत खूबसूरत शेर मुझे सुनने को मिला। उस प्याले में जहर था ही नहीं, उस प्याले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर गया होता। सुकरात आज तक नहीं मरा। कोपरनिकस अब नहीं डरता है। गलीलियो को अब बंद नहीं कर सकते हैं। ब्रूनो को जला नहीं सकते हैं। पंसारे, कलबर्गी, दाभोलकर, गौरी लंकेश अगली जनरेशन्स में पैदा होते रहेंगे, मुझे ये पूरा यकीन है। और ये टक्कर इस तरह से दी जाएगी कि उन फोर्सेस को जो इस देश में लगातार हमला कर रहे हैं, आज उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये जो हमारी टक्कर है ये अहिंसक होगी, बहुत घातक होगी और बहुत देर तक ये अपना काम करती रहेगी। मैं एक बार फिर कॉमरेड परसारे को लाल सलाम के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।